नमस्कार दोस्तों, हमने राजस्थान का इतिहास शुरू कर रखा है और राजस्थान के इतिहास में आधुनिक इतिहास शुरू कर रखा था और आधुनिक इतिहास में हमने एक टॉपिक कर लिया था जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद में इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद में एक बड़ा टॉपिक जिसको हम किसान आंदोलन कहते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद में हमारा आधुनिक इतिहास का जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में हम अलग अलग जगह पे आंदोलन पढ़ेंगे, बिजोलिया पढ़ेंगे, बेंगू, बूंदी, मारवाड़, शेखावटी, भरतपुर, धौलपुर, सभी जगह पे किसानों के आंदोलन पढ़ेंगे। आंदोलन मुख्यतः राजा या फिर सामंतों के खिलाफ किया जाता था, कर, भूमि, लगान आदि के लिए। और 1857 की क्रांति में हमने देखा कि ये अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति थी। बेसिकली मैंने बताया कि 1857 की क्रांति राजस्थान में करने वाले भी बाहर के लोग थे, क्योंकि राजस्थान के सैनिक तो वैसे इतने पीड़ित नहीं थे और राजस्थान में वास्तव में कोई पीड़ित था तो वो था किसान, और किसानों ने ही आंदोलन किए थे। और किसान आंदोलन में हम सबसे पहला जो किसान आंदोलन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिजोलिया। कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया। जिस प्रकार हमने 1857 की क्रांति के पॉइंट बनाए थे, पृष्ठभूमि, कारण, प्रारंभ, विस्तार, असफलता के कारण और परिणाम, उसी प्रकार सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन है वह है बिजोलिया किसान आंदोलन। इसमें कुछ पॉइंट बनाते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे बिजोलिया की। दूसरा हम पढ़ेंगे शुरुआती कारण कि शुरुआत में क्या क्या कारण हुए थे, हालांकि बाद में इसके कारण चेंज होते गए हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे मुख्य आंदोलन। मुख्य आंदोलन मुख्य आंदोलन में भी हम इसका 3 चरण पढ़ेंगे। फर्स्ट चरण हम पढ़ेंगे जो 1897 से लेके 1915 तक। सेकेंड इसका चरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1916 से 1923 तक। और तीसरा इसका चरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1923 से 1941 तक। इस प्रकार ये कुल मिला के लगभग 41 वर्षों तक ये आंदोलन चलता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ये जो बिजोलिया है, ये बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। और इस बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावली। विजयावली नाम था। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। 17 मार्च 1527 को खानवा का बड़ा युद्ध होता है, जिसमें जगनेर से एक व्यक्ति आता है, अशोक परमार, सांगा की सहायता के लिए। सांगा उसको खुश होकर ऊपरमाल की जागीर दे देता है। कौन सी जागीर दे देता है? ऊपरमाल की। और ये जो बिजोलिया है जिसको हम अब विजयावली कहते हैं, ये इस ऊपरमाल की क्या थी? राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। और इस ऊपरमाल का भी नाम था उत्तमाद्री। और उत्तमाद्री इसका जो नाम है वो बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया। कहां लिखा गया? बिजोलिया शिलालेख में। अब हम ये पृष्ठभूमि वाला पॉइंट स्टार्ट कर चुके हैं भाई। ये पृष्ठभूमि है। ऊपरमाल और इस बिजोलिया में यहाँ पे परमारों का राज था, तो ये ठिकाना किसका हो गया? परमारों का। क्यों? क्योंकि ऊपरमाल की जागीर किसके पास थी? अशोक परमार के पास। अशोक परमार के पास। तो परमारों के पास होने से ये जागीर क्या हो गई? परमारों की जागीर हो गई। ऊपरमाल के अंडर में था बिजोलिया, इसलिए बिजोलिया एक प्रकार से ऊपरमाल की कैपिटल थी, राजधानी थी। ठीक है, यहां तक। अब देखो, इस बिजोलिया में विजयावली जिसका प्राचीन नाम था, 79 गांव आते थे। 79 गांव आते थे। और ये बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के एक
ए श्रेणी के 16 ठिकाने थे और ये जो विज्यावली है या फिर बिजोलिया, ये 16 में से क्या था? एक था, 16 में से एक ठिकाना। और प्रथम श्रेणी के मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, इसमें से सबसे बड़ा जो ठिकाना है वो था सनूंबर। ये है इसकी पृष्ठभूमि, परमाणु का ठिकाना था। अब दूसरा जो मुख्य बात है वो है इसके शुरुआती कारण। लेकिन पृष्ठभूमि में भी आप एक दो बात और ध्यान रखना। अशोक परमार के बाद में यहाँ पे सामंत बनते हैं। पहला जो सामंत होता है वो आता है केशवदास। कालांतर में केशवदास नाम का कोई सामंत था और इसके समय में यहाँ पे मराठा अटैक करते हैं। कौन आक्रमण करते हैं? मराठा। मराठा जब यहाँ पे आक्रमण करते हैं तब इस बिजोलिया में सर्वाधिक एक जाति पाई जाती है जिसका नाम है धाकड़। सर्वाधिक जाति या बाहुल्य धाकड़। अब ये केशवदास और ये धाकड़ जाति के लोग मिलके किसको भगा देते हैं? मराठों को। तो जब केशवदास की मराठा हेल्प करते हैं तो मराठा और केशवदास के जो संबंध है वो अच्छे होते हैं। ये संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। केशवदास के बाद में सामंत ऐसे बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं और गोविंददास तक ये संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन 1894 में गोविंददास की मृत्यु हो जाती है। 1894 में मृत्यु। अब जब गोविंददास की 1894 में मृत्यु हो जाती है तो नया सामंत बन जाता है कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह यहाँ पे कई प्रकार के कर लगा देता है। नया सामंत, न्यू फ्यूडल लॉर्ड, नया सामंत बनता है कृष्ण सिंह। अब कृष्ण सिंह थोड़ा आदमी सही नहीं था भाई। कृष्ण सिंह यहाँ पे लगभग 84 प्रकार के कर लगा देता है, जिसमें कर कई तो पहले से चल रहे होते छोटे मोटे कर, लेकिन भू राजस्व की जो कर है वो यहाँ पे ज्यादा लगा देता है। तो अब पहला हमने पृष्ठभूमि में वाला देख लिया। अब कारण देखो, शुरुआती कारण किसके? शुरुआती क्या कारण? शुरुआती कारण वाला पॉइंट, शुरुआती कारण। शुरुआती कारण में पहला कारण देखो, भू राजस्व कर। भू राजस्व कर और भू राजस्व कर में क्या होता था? दो पद्धतियां चलती थी। एक का नाम था लाटा और दूसरे का नाम था कुंता। अब लाटा कुंता में क्या होता था कि फसल को ऊंट देते थे पहले कि ये फसल इतनी होगी, या गठरियां पड़ी हुई गठरियों में बोल देते थे कि ये गठरियों में इतनी फसल होगी, इतना गेहूं होगा, इतना चावल होगा। बाद में चाहे वो कम हो, तो ये ऊंट के कर ले लिया करते थे और इस कर से परेशान कौन थे? किसान। दूसरे 2-3 कर और लिख लो भाई। एक तो बेगार पर था, बेगार पर था, खिचड़ी लाग, खिचड़ी लाग, खरड़ा कर, ये कई प्रकार के कर थे जिससे किसान परेशान थे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान थे तो इस भू राजस्व कर से परेशान थे और इसकी दो पद्धतियां थी, लाटा और कुंता, इससे परेशान थे। बेकार पर था, काम करवा लेते थे, पैसे नहीं देते थे। खिचड़ी लाग, जब सेना गुजर रही होती तो सुबह से किसी किसान को पूरी सेना को खाना खिलाना पड़ता था। खरड़ा कर जो श्रमजीवी जातियों से लिया जाता था, श्रमजीवी जातियों से तो ध्यान रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें पृष्ठभूमि में बिजोलिया कहां पे? भीलवाड़ा में है। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली है, जो राजधानी थी ऊपरमाली की। ऊपरमाली का नाम उत्तमाद्री है। बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है और ऊपरमाल परमारों का ठिकाना था, क्योंकि अशोक परमार को राणा सांगा ने ये ठिकाना दे दिया था। यहाँ पे 79 गांव आते थे। मेवाड़ में ए श्रेणी की 16 ठिकाने थे, जिसमें एक ठिकाना था बिजोलिया।
यहाँ पे केशवदास नाम का कोई सामंत बनता है, सर्वाधिक जाति यहाँ पे धाकड़ थी और ये दोनों मिलके मराठाओं को भगा देते हैं। फिर गोविंददास तक ये व्यवहार अच्छा रहता है। फिर जब जैसे गोविंददास की मृत्यु हो जाती है, फिर नया सामंत कृष्ण सिंह बन जाता है और कृष्ण सिंह यहाँ पे कई प्रकार के कर लगा देता है। तो शुरुआती कारण बनते हैं, जैसे भूराजस्व कर में लाटा कुंता, बेगार प्रता, खिचड़ी लाख, खरड़ा लाख, इस प्रकार के बहुत सारे करते हैं। जो प्रमुखता जो करता वो था भूराजस्व कर। अब इसका हम पढ़ेंगे पहला चरण, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? बिजोलिया। बिजोलिया पढ़ रहे हैं बेटे। बिजोलिया का प्रथम चरण कब से कब था? 1897 से 1915। अब प्रथम चरण में क्या हुआ देखो, एक गांव है गिरधरपुरा, गिरधरपुरा, गिरधरपुरा गांव, और यहाँ पे एक किसान था गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़। अब गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई थी और गंगाराम धाकड़ के घर पे कोई मृत्यु भोज का प्रोग्राम था, पिता की मृत्यु भोज का, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज था। और इस मृत्यु भोज में किसान इकट्ठे हुए, सारे किसान, किसानों ने चर्चा की भाई तो गिरधरपुरा गांव में सारे किसान इकट्ठे हुए मृत्यु भोज में। आज भी हमारे हम देखते हैं कोई मृत्यु भोज है, कोई विवाह है, इस प्रकार के सम्मेलन में सारे जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तब कई प्रकार की बातें करते हैं जो प्रचलन में है। तो ये सारे किसान परेशान थे करों से, तो बातें करों की करेंगे। और यहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास क्या था? पुस्तकालय अध्यक्ष था, नौकरी में था भाई। बिजोलिया में साधु सीताराम दास पुस्तकालय अध्यक्ष था। जब वो सारे किसान आपस में चर्चा कर रहे थे तो साधु सीताराम दास भी वही उपस्थित था और साधु सीताराम दास ने कहा कि सामंत से भी ऊपर एक व्यक्ति और बैठता है जिसको राजा कहते हैं, क्योंकि नौकरी लगा हुआ आदमी था, समझदार था। तो क्यों न आप इस सामंत के जो कर हैं या फिर जितने भी अत्याचार कर रहे हैं वो सारी बातें जाके किसको बोलो? मेवाड़ के महाराणा को। और मेवाड़ के महाराणा कौन है? फतेह सिंह। मेवाड़ का महाराणा कौन है? फतेह सिंह। तो आप सारी बातें किसको जाके बोलो? फतेह सिंह को जाके बोलो। तो किसानों ने कहा क्या वो बात मान लेंगे? कि हाँ बात मान लेंगे। तो यहां पर दो व्यक्ति को फतेह सिंह के पास भेजा गया। एक का नाम है नानजी पटेल, नानजी पटेल, और दूसरे का नाम है ठाकरी पटेल। कि पटेल जी आप जाओ किसके पास है? फतेह सिंह जी के पास। अब इन दोनों को भेजा गया किसानों की ओर से। साधु सीताराम दास ने शुरुआत की थी, इसलिए ध्यान रखना। साधु सीताराम दास क्या है? बिजोलिया के प्रणेता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के अगर कोई प्रणेता है तो साधु सीताराम दास, क्योंकि ये दोनों साधु सीताराम दास के आग्रह पे गए थे फतेह सिंह के पास। अब कुछ समय तो बेचारों को मिलने नहीं दिया महाराणा से। फिर जब ये महाराणा से मिले, जैसे तैसे अपनी बातें बताई, तो महाराणा ने एक आदमी को भेज दिया जिसका नाम था हामिद। हामिद कोई अधिकारी था। हामिद को कहां भेज दिया? बिजोलिया में। बिजोलिया भेजा कि हामिद जी जाओ देख के आओ बिजोलिया में क्या वास्तव में ऐसा कुछ है। अब हामिद यहाँ पे आता है
एक दो किसान से पूछ पाछ के चला जाता है वापस। महाराणा को एक दो कोई बात बताते हैं, महाराणा को एक्शन लेता नहीं है इस बात पे। किसानों की तो वही दुर्दशा वापस। लेकिन अब जब इस सारी घटना का पता किसको चलता है, सारी घटना का पता चलता है कृष्ण सिंह को। कृष्ण सिंह, क्योंकि बिजोलिया का सामंत कौन इस समय? कृष्ण सिंह। अब कृष्ण सिंह को इस सारी घटना का पता चलता है कि अच्छा मेरे खिलाफ महाराणा के पास जा रहे हो आप लोग, शिकायत करते हो। तो कृष्ण सिंह ने क्या किया, इस नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्या कर दिया, निष्कासित। कि आज के बाद इस बिजोलिया के आसपास दिख मचाना नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा तुम। मेरे खिलाफ तुम लोग जा रहे हो महाराणा के पास। जब महाराणा कोई एक्शन नहीं लेता है तो कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हो जाते हैं कि तो महाराणा को पता चल गया इस बात का, महाराणा कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, इसका मतलब सर्वे सर्वा तो हम ही है। अब इन दोनों को निष्कासित कर देता है और 1899 में एक छप्पनिया काल पड़ता है। छप्पनिया काल। अब किसानों की स्थिति और ही ज्यादा खराब, अब इस अकाल से और ज्यादा खराब होगी किसानों की। अब कृष्ण सिंह ये सोचता है कि किसानों को अगर संगठित रह के विरोध करेंगे तो हमारा विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे और हमें हो सकता है कई प्रकार का नुकसान भी उठाना पड़े, तो क्यों न इन किसानों का संगठन तोड़ दिया जाए। तो कृष्ण सिंह संगठन किसी को नंबरदार बना देता है, किसी को बॉडीगार्ड रख लेता है, इस प्रकार से किसी को जमींदार बना देता है। इस प्रकार से कृष्ण सिंह किसानों का क्या कर देता है, संगठन तोड़ देता है। संगठन तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? किसी को नंबरदार, किसी को जमींदार और किसी को बॉडीगार्ड रख लेता है। इस प्रकार से किसानों का क्या कर देता है, संगठन तोड़ देता है और एक नया कर लगा देता है 1903 में, चौरी कर। चौरी कर क्या था? चौरी कर यह था कि अगर कोई भी किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो उसे 13 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। किसके पास? सामंत के पास। अब कई किताबों में 5 रुपए भी लिखा गया है, तो भाई ध्यान रखना 5 और 13 रुपए पुत्री के विवाह पे, पुत्री के विवाह पे 5 या 13 रुपए किसको देने पड़ेंगे? सामंत को। और कौन देगा? किसान। पुत्री के विवाह 5 या 13 रुपए सामंत को देने पड़ेंगे। अब किसान बड़े परेशान हो गए, एक तो छप्पनिया काल से उनकी कमर टूटी हुई है बेचारों की, ऊपर से चौरी कर। तो यहां से लगभग 200 किसान कहां चले जाते हैं? ग्वालियर चले जाते हैं कि हम खेती करेंगे नहीं, तुम्हारे रहेंगे नहीं बिजोलिया, क्या करोगे? ग्वालियर। और यही 200 किसान प्रण ले लेते हैं कि 2 साल तक हमारी कन्याओं का विवाह ही नहीं करेंगे, कन्याओं का विवाह ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब ले लो तुम कर, किससे ले लो? अब ले हो कर। अब कृष्ण सिंह बेचारा अपना ही आदमी था, तो उन्हें लगा कि अब जब किसान ही चले गए हैं तो खेती करेगा कौन यहाँ पे। तो लगभग 1905 में ये चौरी कर वापस निकले, चौरी कर वापस समाप्त कर दिया। तो चौरी कर के बारे में एक बात और ध्यान रख लेना कि दूसरी बार आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था? चौरी कर। दूसरी बार आंदोलन शुरू होने का कारण था। शुरू होने का कारण लेकिन कुछ समय बाद में 1906 में क्या हो जाता है? कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण सिंह की मृत्यु।
अब कृष्ण सिंह ये चूंकि कोई संतान नहीं होती है, तो ऊपर माल से एक नया सामंत आ जाता है 1906 में, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह नाम का कोई नया सामंत आ जाता है। अब पृथ्वी सिंह चूंकि अपना व्यक्ति नहीं था, उपरमाल से आया हुआ, तो उसे मेवाड़ की जनता से इतना लगाव भी नहीं था। और ये यहाँ आते आते ही क्या लगा देता है, तलवार बंधाई का, जिसे हम उत्तराधिकारी शुल्क भी बोलते हैं, उत्तराधिकारी। इसके कई और नाम है, नजराना, पेशकशी, इस प्रकार के करके है। जो कि तलवार बंधाई कर क्या होता था, राजा किससे लेता था, सामंत से। लेकिन ये सामंत किस पे ठोक देता है, जनता पे, पृथ्वी सिंह। अब बिजोलिया वालों ने समझाया कि यार पृथ्वी सिंह, ये कोई बात हुई तुम्हारी, ये तो उत्तराधिकारी सुन ले गए, ये तो राजा लेता है तुम सामंत से, तुम हमसे क्यों ले रहे हो, ये तो कोई नियम ही नहीं है। तो पृथ्वी सिंह ने कहा कि कई नियम पहली बार ही लगते हैं और ये मैंने लगा दिया, अब देव कर। लेकिन इस चीज का पुरजोर तरीके से विरोध किया कई लोगों ने, जिसमें नाम एक का सीताराम दास, दूसरे का नाम फतेह कंसारण, प्रेमचंद भील, और एक नाम और ब्रह्मदेव कुमार। इन लोगों ने पृथ्वी सिंह का विरोध किया। जब पृथ्वी सिंह को लगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा नेतागिरी कर रहे हैं, तो पृथ्वी सिंह ने बोला ये कौन है साधु सीताराम दास, पूछा इधर उधर से कि आपके बिजोलिया में वो है पुस्तकालय दे सका, अच्छा नौकरी दे दी तो ज्यादा बकवास कर रहा है, तो इसको हटा दिया, सस्पेंड कर दो इसको सस्पेंड कर दिया, मान लो नौकरी से निकाल दिया। और इन तीनों को क्या कर दिया, निष्कासित बिजोलिया से, कि आज के बाद में तुम तीनों अगर बिजोलिया के आसपास दिख गए तो बात ठीक नहीं रहेगी, बंदी बना लूंगा सारों को, तीनों को। तो जब नेतृत्व विहीन हो गया, पृथ्वी सिंह का किसी ने विरोध नहीं किया, तो आंदोलन एक बार समाप्त सा हो जाता है 1915 तक। लेकिन साधु सीताराम दास को नौकरी से निकाला गया था। अब साधु सीताराम दास के एक चढ़ेरे पुत्र है। साधु सीताराम दास कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो बिजोलिया का नेतृत्व कर सके। फलस्वरूप अब हम दूसरा चरण पढ़ेंगे। पहले चरण में इतनी ही महत्वपूर्ण घटनाएं, दूसरे चरण में साधु सीताराम दास विजय श्रीपति को जोड़ता है। देखो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। सेकंड चरण, द्वितीय चरण। और द्वितीय चरण कब से कब तक था? 1916 से 1923 तक। अब विजय श्रीपति चूंकि संघर्ष हमेशा से करता आ रहा था और वहां से भागकर अब विजय श्रीपति की एंट्री होती थी। विजय श्रीपति के बारे में थोड़ी बात ध्यान रख लेना भाई। ऐसे तो हम अलग व्यक्ति तो पढ़ेंगे, तब और पढ़ लेंगे। विजय श्रीपति के था गुठावली गांव उत्तर प्रदेश का। गुठावली बुलंदशहर यूपी का, बुलंदशहर यूपी का। और यहां पे चित्तौड़ में एक जगह ओचड़ी गांव चित्तौड़
और यहाँ पर ओछड़ी गांव में एक सभा थी विद्यालय की तरह, एक कार्यालय था, कोई विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा, जिसका अध्यक्ष कौन था? हरिभाई किंकर। अध्यक्ष था हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। और क्या था? अब हरिभाई किंकर को आगे बोलता है, हरिभाई जी कुछ दिन तो रखो, मैं वहां से भाग के आया हूं, इधर संघर्ष करते करते फरारी काट रहा हूं, फरारी काट रहा विजय सिपत्ती। विजय सिपत्ती के बारे में हम और बातें अलग से पढ़ेंगे। जब ये प्रजामंडल और एकीकरण जब हो जाएगा, हम प्रमुख व्यक्ति पढ़ेंगे, तब अलग व्यक्तित्व में इसकी एक तो पुस्तक भी है, व्हाट आर द इंडियन स्टेटस, इसको महात्मा के नाम से भी जाना जाता है। कई बातें अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे काम कर रहा होता है कौन? विजय सिपत्ती, विद्या प्रचारणी सभा में। और विजय सिपत्ती, चूंकि इसका वास्तविक नाम था भूप सिंह, भूप सिंह नाम था भाई, गुज्जर था ये विजय सिपत्ती। यहां पर साधु सीताराम दास आके विजय सिपत्ती को किससे जोड़ता है? बिजोलिया से जोड़ता है। तो विजय सिपत्ती को कौन जोड़ता है? सीताराम दास, साधु सीताराम दास। विजय सिपत्ती साधु सीताराम दास के आग्रह पे जुड़ते हैं भाई। तो ये प्रश्न भी ध्यान रख लेना कि विजय सिपत्ती किसके आग्रह पे बिजोलिया से जुड़े? तो साधु सीताराम दास के। और 1916 दो बातें ध्यान रख लेना, 1916 में जुड़े भाई आग्रह पे, 1916 में। अब विजय सिपत्ती चूंकि एक समझदार व्यक्ति था, लीडरशिप वाला व्यक्ति था, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, तो विजय सिपत्ती ने सारी बातें साधु सीताराम दास को पूछी कि किस किस प्रकार से तुम लोग पीछे से करते आ रहे हो, अब मुझे बताओ। साधु सीताराम दास ने सारी बातें बताई। तो विजय सिपत्ती बोला कि ये सिस्टम सही नहीं है, डायरेक्ट किसानों से ये काम नहीं होने वाला, हमें तरीके लगाने पड़ेंगे। किसान आंदोलन का नेतृत्व हम तरीके से करेंगे। कौन से दो तरीके लगाएंगे? पहला तरीका लगाएंगे हम संगठनों के माध्यम से। अकेले किसानों से पार नहीं पड़ेगा, हमें संगठन की आवश्यकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। दूसरा, हमें एक अखबारों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सारे किसानों को तो पता ही नहीं है यहाँ पे हो क्या रहा है वास्तव में, किसान इकट्ठे ही नहीं हो रहे। तो दूसरा, हम अखबारों के माध्यम से किसानों में चेतना जागृत करेंगे। तो विजय सिपत्ती एंट्री करता है, ध्यान रख लेना, 1916 में पथिक जी 1916 में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे जुड़ते दो तरीके लगाते हैं। एक तरीका तो लगा देता है संगठनों के माध्यम से, संगठनों से, और दूसरा लगाता है अखबारों से, अखबारों से। कि अब तरीके से भाई संगठन। अब पहला संगठन विजय सिपत्ती बनाता है उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल पंच बोर्ड बनाता है 1917 में। हरियाली मऊशा, ध्यान रख लेना भाई, हरियाली मऊशा, हरियाली मऊशा। पर भीलवाड़ा का एक गांव है बेरीसाल, बेरीसाल भीलवाड़ा से। और 5 लोगों का संगठन बनाता है भाई, और जिसका अध्यक्ष बना देता है, अध्यक्ष मान लो या सरपंच मान लो, मन्ना पटेल को बना। तो पहला संगठन धारण करो। विजय सिपत्ती जैसे एंट्री करता है तो इस आंदोलन का संचालन का तरीका चेंज कर देता है, एक तो संगठनों के माध्यम से, दूसरे अखबारों के माध्यम। पहला संगठन उपरमाल पंच बोर्ड। अब चूंकि उपरमाल पंच बोर्ड 5 लोगों का संगठन था, अब इस संगठन में युवाओं की आवश्यकता थी, तो दूसरा संगठन उपरमाल सेवा समिति बना देता है, उपरमाल सेवा समिति, उपरमाल सेवा समिति। उपरमाल सेवा समिति में क्या होता है? युवाओं का संगठन है। और उपरमाल सेवा समिति में इस प्रकार से एक पर्चा निकालता है, इस पर्चे में किसानों की पूरी मांगे लिख देता है, ऐसे राजस्व अगर लाटा बनता, और युवाओं को बोलता है कि ये जो पर्चा है किस प्रत्येक गांव में बांटो। 79 जो गांव है
सभी गांवों में बांटो। और इस पर्चा बांटने को क्या कहते थे? ऊपर माल का डंका, ऊपर माल का डंका। अब इसको ऊपर माल का डंका। अब अन्य संगठन, चलो एक 12 वाला थोड़ा बीच में आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। अब 12 वाले को 12 लेख से पढ़ लेंगे। अब 2 संगठन हो गए। तीसरा संगठन कौन सा? तीसरा संगठन लोगों ने कहा कि अरे प्रतीक जी, आपने एक संगठन बनाया था ना, राजस्थान सेवा संघ वर्धा, महाराष्ट्र में 1919 में, उसको ले आओ इधर अपने राजस्थान ले आओ। तो विजय सिंह प्रतीक ने कहा यार बात तो सही है। तो 1919 में एक संगठन बना था, कौन सा? राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, आरएसएस, शॉर्ट में नाम दूं तो आरएसएस। ये आरएसएस वो मोदी जी वाला नहीं है, बीजेपी वाला, ध्यान रखना, ये विजय सिंह प्रतीक जी का था। और इसको ट्रांसफर करके ये लोग कहां ले आए? अजमेर, 1920 में। तो स्थानांतरण कर दिया इसका कि बेटा यही बेला बैठे वहां ले जाओ, अजमेर की काम करो, बिजोलियों जुड़ो। तो तीसरा संकट। चौथा संकट, बजाज जी बैठे थे, सेठ जी की। सेठ जी आपने वो एक संगठन बनाया था ना 1918 में, राजपूताना मध्य भारत सभा, उसको भी ले वो आदमी ऐसे ही बैठे हैं। जितने आदमी हो उतने ही काम हो गए। तो 1918 में ध्यान रख लेना, राजपूताना मध्य भारत सभा। ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भाई वर्धा, महाराष्ट्र में हुई है, ध्यान रखना, वर्धा, महाराष्ट्र। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, किसने सहयोग किया भाई? इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। अब 4 संगठन हो गए प्रमुख है। अब इन संगठनों से जब काम नहीं चला तो विजय सिंह प्रतीक ने कहा कि हमें एक बड़े संगठन की आवश्यकता है। बड़ा संगठन इस समय कौन? कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 में जिसकी स्थापना होती है। एयू होम तो अंग्रेज रिटायर्ड अफसर होता है, सामना करता है। पहला अधिवेशन कलकत्ता में तेजपाल संस्कृत कॉलेज होता है। कांग्रेस इस समय बड़ा संगठन था और कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, 35वां अधिवेशन कांग्रेस। और कांग्रेस का 35वां अधिवेशन होता है 1919 में, अमृतसर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन। अब इस अधिवेशन में विजय सिंह प्रतीक जाके मिलता है बाल गंगाधर तिलक से, विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक और केलकर। अब ये दोनों तो समर्थन दे देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी समर्थन नहीं देते। महात्मा गांधी समर्थन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि हमने कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो अंग्रेजों के विरोध की थी। अगर हम देशी राज्यों का सपोर्ट करने लगे, रियासतों में अगर सपोर्ट करने लगे तो हमारा संगठन कमजोर पड़ जाएगा, हम एक काम इसी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा गांधी इसमें समर्थित नहीं थे भाई, केलकर और दोनों समर्थित। अब गांधी जी को जब कहा गया तो गांधी जी ने बोला ठीक है मैं इसकी जांच करवाता हूं, देखता हूं। तो गांधी जी बिचौलिया भेज देते मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय कि मालवीय जी जाओ भाई देख लो बात क्या है। ये बिचौलिया आता है, गांधी जी भेजता है, लेकिन गांधी जी पूर्ण समर्थन नहीं देता है, मदन मोहन जी वापस चले जाते। इसके ठीक जस्ट बाद 1920 में एक दूसरा अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन में विजय सिंह प्रतीक कुछ किसानों को लेके जाता है, किसके पास? गांधी जी के पास, और कुछ चार्ट बना के जिसमें किसानों के लाग बाग कर भूरा जैस वगैरह लाटा गुंता इस प्रकार की जो संपूर्ण बातें थी वो गांधी जी को बताता है। और गांधी जी यहाँ पे क्या कर देते हैं? समर्थन दे देते हैं। क्या कर देते हैं? समर्थन।
समर्थन। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी ने बिचौलिया किसान आंदोलन को किस अधिवेशन में समर्थन दे दिया था, तो नागपुर अधिवेशन में समर्थन दे दिया था। और यहाँ पे एक अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजते हैं बिचौलिया, महादेव देसाई, ये महादेव देसाई बीड़ी वाला ही है भाई, ध्यान रखना। ये महादेव की देसाई जी आप दो बिचौलिया और देख के आओ कि वास्तव में बातें क्या हो रही है और अपना समर्थन दे दो। तो गांधी जी समर्थन दे देते हैं, नागपुर अधिवेशन में गांधी जी बिचौलिया को समर्थन देते हैं। अब इसके बाद में जब संगठनों से इतना जागृति फैल गई, तो अब हम कुछ जागृति अखबारों से देखते हैं। तब तक मैं मिटा देता हूं, बिचौलिया कंप्लीट करेंगे भाई, थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है। अब दूसरा जो तरीका है वो कौन सा था, अखबारों से। अखबारों से जागृति। अब अखबारों में इस समय सबसे बड़ा जो अखबार चल रहा था वो तो चल रहा था प्रताप नामक कोई अखबार था, और ये अखबार निकलता था कानपुर से, और इसके जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आपत्तिक जी ने मैसेज किया शंकर जी को कि भाई आप हमारे जो बिचौलिया की तमाम जो मांगे हैं वो अपने अखबार में प्रचार प्रसार करो, ताकि पूरे भारत में पता चले इसका। और पत्तिक जी इस गणेश शंकर विद्यार्थी को क्या भेजते हैं, चांदी की राखी भेजते हैं, चांदी की राखी। तो ध्यान रख लेना, फिर गणेश शंकर विद्यार्थी साहब का तो प्रताप अखबार पूरे भारत में प्रचार प्रसार करता है बिचौलिया किसान आंदोलन का। पूरे भारत में अगर कोई प्रचार प्रसार करने वाले कोई अखबार था तो कौन सा था, प्रताप था। दूसरा अखबार, दूसरा तो 1919 में अमृतसर में मिलने गए उससे बाल गंगाधर तिलक से और केलकर से। तो तिलक जी को बोला कि आप भी एक अखबार निकालते हो मराठा, पुणे से बीजी तिलक, तो आप भी छापो कुछ, आप समर्थन वहां पे तो दे रहे थे, यहाँ पे भी छापो। ठीक है, दूसरा अखबार हो गया। तीसरा अखबार राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी अजमेर से, वर्धा से, महाराष्ट्र से, वर्धा महाराष्ट्र से। और इसके संपादक कौन थे, रामनारायण चौधरी। चौधरी जी छापो भाई, पुरजोर तरीके से उठाओ मांग को। चौथा अखबार नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान ये अजमेर से निकलता था। दो अखबार और ध्यान रखना है भाई, एक तो अभ्युदय, ये प्रयाग से निकलता था भाई, प्रयाग से। एक भारत मित्र, भारत मित्र ये कलकत्ता से निकलता। तो ध्यान रख लेना, लगभग संगठनों के बाद में विजय पत्रिक ने जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार इस आंदोलन का किया तो वो अखबारों से किया। अखबारों में अभ्युदय और भारत मित्र ध्यान रख लेना, और पहले जो मराठा और प्रताप तो बढ़ते ही आ रहे हैं, मराठा का भी थोड़ा ध्यान रख लेना, और नवीन राजस्थान तो है ही, हमेशा से पढ़ते ही रहे। ठीक है, जब ये तमाम संगठनों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से विरोध हुआ तो फतेह सिंह के कान खुले कि वास्तव में कुछ ना कुछ बातें जरूर है। अब देखो, अब जब ये तमाम बातें हुई तो अब फतेह सिंह एक्शन में आ गया। फतेह सिंह ने सोचा यार बात तो कुछ है, और फतेह सिंह
1919 में एक जांच आयोग बना देता है कि भाई जाओ चेक करो। जब फतेह सिंह पे दबाव बनता है तो दबाव से, इन सारी बातों के दबाव से फतेह सिंह एक फर्स्ट जांच आयोग बना देता है। पहला जांच आयोग, ध्यान रखना भाई, जांच आयोग 2-3 होंगे। प्रथम जांच आयोग ये 1919 में बना था। इसमें 3 व्यक्ति का बना देता है। एक का नाम बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य, एक अमर सिंह और एक अफजल अली, अफजल अली। अब इन तीनों को जांच के लिए भेजता है, लेकिन कोई खास बात ये लोग नहीं बताते हैं, लिपा पोती सा करके आ जाते हैं। जब संगठन वालों को इस बात का पता चलता है तो राजपूताना मध्य भारत सभा, मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा की ओर से जांच में आता है प्रभुदयाल। ये बोलते हैं हम करवाएंगे जांच, आप लोग क्या जांच करवा रहे हो, कोई बात इसी ढंग से करता नहीं है। अच्छा, प्रभुदयाल जांच आयोग तो फतेह सिंह का नाम भाई, कोई बाहर की एजेंसी आके अपने मेवाड़ में जांच नहीं करेगी, मैं दूसरा जांच आयोग बना देता हूं। तो दूसरा जांच आयोग बनाते हैं फतेह सिंह, दूसरा जांच आयोग। दूसरे जांच आयोग में भी 3 व्यक्ति थे, राज सिंह बेदला, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। तो दूसरा जांच आयोग बना देते, लेकिन ये जांच आयोग वहां पे नहीं जाता है, बिजोलिया नहीं जाता है, ये जांच आयोग उदयपुर में बनता है भाई। और कहते हैं जो लोग कौन थे उनको बुलाओ, बात कर लेंगे, यही बात कर लेंगे अपन। तो इस बार बिजोलिया से 15 लोगों की कमेटी आती है, 15 लोगों की कमेटी। मुख्यतः बात करने वाले थे माणिक्यलाल जी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा जी आए। जब ये तमाम जांच आयोग, दोनों जांच आयोग, दूसरा राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय, ये 15 लोगों की कमेटी से बातचीत करते हैं तो उन्हें विजय सिंह प्रतीक पे बहुत से आरोप लग जाते हैं कि ये संगठनों से, अखबारों से ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और विजय सिंह प्रतीक पे फलस्वरूप गिरफ्तारी का वारंट निकल जाता है। प्रतीक जी प्रतीक पर क्या निकल जाता है? गिरफ्तारी का वारंट। जब प्रतीक को इस बात का पता चलता है तो प्रतीक यहां से निकल कर कहां चला जाता है? उम्मा जी का खेड़ा, उम्मा जी का खेड़ा गांव से संचालन करता है आंदोलन का। दोबारा देख लीजिए, फतेह सिंह पे दबाव बना प्रथम जांच आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य, अहमद सिंह, अफजल अली को बनाया गया। जब इसने काम सही ढंग से नहीं किया तो राजपूताना मध्य भारत सभा की तरफ से भी एक व्यक्ति है प्रभुदयाल, फिर दूसरा जांच आयोग फतेह सिंह बना दिया, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय को। और ये उदयपुर में ही रहे और 15 लोग बात करने हैं, जिसमें प्रमुख व्यक्ति था माणिक्यलाल वर्मा। और जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो प्रतीक पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया और प्रतीक फिर यहाँ से बिजोलिया छोड़ के उम्मा जी का खेड़ा गांव में आंदोलन का संचालन करने लग गया। अब आगे की घटना पढ़ते हैं, पहले हम इसको मिटा देता हूं। जब विजय सिंह पथिक यहां से चला गया बिजोलिया से, तो अब आंदोलन रामनारायण चौधरी के ऊपर आ गया। अब रामनारायण चौधरी को लगा, रामनारायण चौधरी, नारायण सिंह पटेल, मोतीराम जैसे लोग को लगा कि यार ये फतेह सिंह के पास ये सब कुछ थोड़ी है, मेवाड़ के पास। जैसे सामंत के ऊपर कौन होता था? राजा। सामंत के ऊपर राजा होता था और राजा के ऊपर कौन होता था? उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन जो बनाया गया था वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। तो रामनारायण चौधरी को लगा कि अंग्रेजों से बात की जाए। इस बार जो जांच आयोग बनेगा वो अंग्रेजी जांच आयोग बनेगा, अंग्रेजों की तरफ से। अब अंग्रेजों से बात करने के लिए गया
अंग्रेजों से। अंग्रेजों से बात करने, अब अंग्रेजों से बात करने गया रामनारायण चौधरी कि क्यों ना हो सकता है अंग्रेज बात कर ले। अब अंग्रेजों में इस समय जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का पीए था, क्यों पॉलिटिकल एजेंट वाली व्यवस्था मैंने पहले ही बता दी थी, 1832 में बन गया, 1817-18 में जो संधि हुई थी उसके तहत बन गई थी, क्रांति में हम जिक्र कर चुके हैं। वो था विल्किसन, विल्किसन था पॉलिटिकल एजेंट। और विल्किसन से जाके बात की तो विल्किसन ने मैसेज किया एजीजी को, और एजीजी कौन था? रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किसन ने मैसेज किया रॉबर्ट हॉलैंड को कि हॉलैंड जी किसानों के प्रॉब्लम आ रही है, हॉलैंड ट्रैक्टर नहीं ला पा रहे, भूरा जिस वक्त ज्यादा हो गया है, और रामनारायण चौधरी है बात करने के लिए। तो रॉबर्ट हॉलैंड ने कहा वास्तव में प्रॉब्लम है, तो मैं अपने एक सचिव है जिसका नाम था इसका रॉबर्ट, इसका ही सचिव था भाई आगलवी, आगलवी। बोले ठीक है विल्किसन जी हम बात करेंगे किसानों से। तो 3 तो ये हो गए, और 2 भाई मेवाड़ से ले लिया। एक का नाम था प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी, और एक का नाम था बिहारी लाल। ये अंग्रेजों की ओर से दान सहयोग है भाई, अंग्रेजों की ओर से दान सहयोग, और से दान। और इधर जो अपने बात करने वाले इनके विपक्ष सामने थे, उनमें थे रामनारायण चौधरी मुख्यतः, रामनारायण चौधरी, दूसरा नारायण पटेल, एक मोतीलाल। ये मोतीलाल जी सरपंच थे भाई। अब अंग्रेजों ने जब जांच की, बड़े लिखे लोगों ने जांच की, तो इस बार मामला जम गया। इस बार अंग्रेजों ने बात मान ली कि भाई वास्तव में प्रॉब्लम में है किसान, और अंग्रेजों ने 84 में से 53 कर माफ, चौरासी में से 53 कर माफ छूट दे दी भाई। अब अंग्रेजों ने तो माफ कर दिए, लेकिन कुछ समय के बाद में जब विजय सिंह पथिक 1923 में, पथिक जी 1923 में कहां चले गए? बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ गए, और बेंगू में पथिक जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया भाई। और जब पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया, और पथिक जी को कितने 5 साल की जेल हो गई, जेल। तो आंदोलन पड़ गया कमजोर, अब पति जी को जेल हो गई। अब 1923 तक लगभग दूसरा चरण समाप्त हो जाता है। अब हम तीसरा चरण पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का, जो कि समाप्ति का काल है। दूसरे चरण को आप दोबारा रिपीट करना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण काल है। अब तीसरे चरण में देखो क्या हुआ। तीसरा चरण, तीसरा चरण, तीसरा चरण है 1924 से 1941 में। अब यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आता है 1926 में, ट्रेंच। ट्रेंच अफसर क्या करता है? ट्रेंच अफसर यह करता है, जो सिंचित भूमि होती है, सिंचित पर कर देता है कम, और असिंचित पर कर देता है ज्यादा। अब किसान वापस परेशान हो गए। अब बात करें तो करें किससे? 1926 में विजय सिंह पथिक जेल के अंदर 1-1.5 साल तक सिस्टम चलता रहा, किसान परेशान हो गए बेचारे। अब 1927 में विजय सिंह रिहा हो जाता है, और विजय सिंह पथिक यहाँ पे फुरसारिया गांव में अपना आंदोलन चलाता है, छोटा मोटा। फुरसारिया गांव, मेवाड़ का कोई गांव है फुरसारिया गांव। अब किसान इकट्ठे हुए सारे, परेशान किसान।
वापस इकट्ठे हुए। अब वापस इकट्ठे होकर किसान वापस इकट्ठे हुए किसानों में आपस में चर्चा हुई। चर्चा में माणिकलाल वर्मा जी, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, इस प्रकार के लोग आपस में समझौता हुआ कि विजयसी प्रतीक से मिला जाए और प्रतीक जी जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। अब ये सारे लोग विजयसी प्रतीक के पास आते हैं और प्रतीक जी कहते हैं प्रतीक जी ये तो सिस्टम गड़बड़ हो गया, सिंचित पे तो कर लगा दिया कम और असिंचित पे कर लगा दिया ज्यादा, तो क्या किया जाए? तो आप एक काम करो, प्रतीक जी ने कहा आप एक काम करो, आप ये जो अपने जमीन के कागजात है ये सामंत को दे दो और बोलो हमें खेती करनी नहीं है। जब आप लोग ये करोगे तो सामंत के पास कोई किसान तो है नहीं, तो अपने आप ही कर कम कर देगा। खेती करने के लिए किसी किसान की तो आवश्यकता पड़ेगी, सामंत को खुद थोड़ी करेगा। किसानों ने कहा बात सही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब विजयसी प्रतीक इन्हें ये राय देता है, प्रतीक जी राय देते हैं और कहाँ पे देते हैं? फुरसारिया गांव में। अब किसान जाते हैं किसके पास? सामंत के पास, और जमीनें के कागज दे देते हैं, जमीनों के कागज कि हमें खेती नहीं करनी भाई। अब सामंत क्या करता है? ये जमीन के जो कागज है ये जमीन को बेच देता है महाजनों को बेच देता है, महाजनों को बेच देता है। और महाजन कौन होते थे उस समय? पैसे वाले लोग होते थे, बनिए होते थे। और महाजनों ने क्या किया कि बाहर से अदर स्टेट से किसानों को बुला के यहाँ पे खेती करनी स्टार्ट कर दी। काम हो गया उल्टा। अब वापस इकट्ठे हुए सारे कि भाई किसने राय दी? कि प्रतीक जी ने दी। तो माणिक्यलाल वर्मा, तो ध्यान रख लेना, वर्मा जी प्लस जमनालाल बजाज, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं भाई, प्लस चौधरी, रामनारायण चौधरी, समझ जाना। इनके बीच और प्रतीक जी के बीच क्या हो गया? विवाद हो गया, मतभेद हो गया, मतभेद किसानों के प्रति। अब इस प्रकार के मतभेद से विजयसी प्रतीक अपने आप को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर लेता है 1927 में। तो 1927 में प्रतीक जी क्या हो जाते हैं? अलग। तो ध्यान रख लेना 1927 में प्रतीक जी अलग हो गए। जुड़े कब थे? 1916 में। अब एक किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी हुकमचंद जैन की, उसमें ये तारीख 1929 लिख रखी है। लेकिन मुझे लग रहा है वो गलत है, क्योंकि आज तक आरपीसी ने इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा है तो उसमें 1927 ही माना है। दूसरी बात, उसने तो ये भी लिख रखा है हुकमचंद जी ने कि इस आंदोलन की शुरुआत 1896 में हुई थी। 1896 में अगर जोड़े तो आंदोलन 45 वर्षों तक चलता है, जबकि हम आज तक पढ़ते हैं ये 44 वर्षों तक चला है। खैर, अगर प्रश्न में 1929 और 1927 दोनों हो तो लगभग डिलीट हो जाएगा प्रश्न, या फिर जो प्राथमिकता है उसी हिसाब से शायद 1927 को जब पहले आरपीसी ने माना है तो 27 ही माना जाएगा। तो प्रतीक जी 1927 में अलग हो जाते इस आंदोलन से। अब देखो ये तीसरा चरण है। अब जो नेतृत्व करेगा, फिर प्रतीक जी जब अलग हो जाते हैं तो कुछ समय बाद में वर्मा जी को भी क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। वर्मा जी को भी क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो नेतृत्व है वो आ गया किस पे? जमनालाल बजाज पे। जमनालाल बजाज पे। अब जमनालाल बजाज गांधी जी के पास जाता है कि गांधी जी, वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया, प्रतीक जी छोड़ के चले गए, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो हमारे आंदोलन को चला सके। अब जमनालाल जी बेचारा सेठ आदमी कहाँ घूमे किसानों के बीच, कहाँ दंगे प्रसादों में घूमे। तो गांधी जी ने बोला भाई राजस्थान का मैटर है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो जमनालाल बजाज एक व्यक्ति को लिया, हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय अब ये दोनों संचालन कर रहे हैं इस आंदोलन का। और इस समय तो मेवाड़ का दीवान है वो होता है सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद अब ये दोनों सुखदेव प्रसाद से मिलते हैं कि सुखदेव जी हमारी ये प्रॉब्लम है। सुखदेव वाला ठीक है देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं, लेकिन सुखदेव प्रसाद इस बात पे कोई ध्यान नहीं देते। फाइनली 1941 में
मेवाड़ का जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है टी राघवाचार्य। टी राघवाचार्य। और यहाँ पे जो राजस्व मंत्री होता है वो होता है मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता। ये भाई दोनों ही अच्छे व्यक्ति थे और ये लोग 1941 में किसानों की बात माने, समझौता कर देते हैं और समझौता करके किसानों को जमीन वापस दे देते हैं, जमीन वापस प्लस कर माफ कर देते हैं, कर माफ कर देते हैं। तो ऐसे करके 1941 में ये आंदोलन समाप्त होता है। राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन के जनक माना जाता है विजय सिंह बतिक को, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक या प्रेरणादाता माना जाता है साधु सीताराम दास को। इस किसान आंदोलन ने कई परिणाम दिए, अन्य किसानों में जागृति, इसके परिणाम ध्यान रखना भाई, अन्य किसानों में जागृति ला दी थी उन्होंने, अन्य किसानों में जागृति। किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति, अधिकारों के प्रति जागरूकता, जागरूकता। तो इस तमाम बातें बिजोलिया किसान आंदोलन अन्य किसानों को सिखा गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि बेंगू किसान आंदोलन जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित था, ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। एक बार लिख कर देखना, एक बार बोल कर देखना, एक बार पढ़ कर देखना, याद हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को हमने 3 चरणों में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बेंगू बूंदी किसान आंदोलन पढ़ेंगे, फिर मारवाड़ और शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ेंगे, फिर अलवर, भरतपुर और धौलपुर के छोटे छोटे किसान आंदोलन हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।